छोटे से कस्बे धनौरी में, जहां हर घर की दीवारें भी एक दूसरे की सांसों को पहचानती थीं, वहीं एक टूटा फूटा सा मकान था। कमला देवी और उसका इकलौता बेटा अमन वहीं रहते थे। कमला देवी 40 के पार, चेहरे पर झुर्रियां और आंखों में गहराई। उसकी आंखों में वो चुप्पी थी जो चीख से ज्यादा डरावनी लगती थी। पति को 10 साल पहले एक झूठे केस में जेल भेज दिया गया था और कुछ ही महीनों में वहां उसकी मौत हो गई थी। तब से कमला ने कभी किसी से ज्यादा बात नहीं की। अमन अब 16 साल का था, गुस्सैल, चुपचाप और रहस्यमयी। मोहल्ले के बच्चे उसे डरते थे, जानवर उसे भागते थे और लोग उसे नजरअंदाज करते थे, लेकिन मां, उसके लिए अमन पूरी दुनिया था। एक दिन गांव के पास की नहर में एक 12 साल का लड़का मरा हुआ मिला। शरीर पर नाखूनों के निशान, गला दबाया हुआ और आंखें बाहर निकली हुई। पूरा गांव सहम गया। पुलिस आई, पूछताछ हुई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। 3 महीने बाद एक और बच्चा गायब हुआ। वही उम्र, वही लक्षण और फिर एक तीसरा। हर बार वही पैटर्न। डर ने लोगों को बांध लिया, लेकिन किसी ने खुलकर कुछ नहीं कहा। औरतें बच्चों को स्कूल भेजना बंद करने लगी। आदमी रात में पहरे देने लगे। एक दिन पुलिस को एक गुप्त सूचना मिली, शक करो उस लड़के पर, अमन पर। इंस्पेक्टर देवेश, जो खुद ऐसे केस में अपना बच्चा खो चुका था, उसने अमन को बुलवाया। सवाल जवाब हुए, लेकिन अमन चुप रहा। कमला देवी वहां आई और अपने बेटे को कंधे से पकड़कर बोली, मेरा बेटा ऐसा कुछ नहीं कर सकता। इंस्पेक्टर ने उससे कहा, मैडम, अगर आपके पास कुछ छुपा है तो बता दीजिए, वरना जब यह सच्चाई खुलेगी तब यह चुप्पी काम नहीं आएगी। कमला देवी ने कुछ नहीं कहा, बस बेटे को लेकर घर चली गई। उस रात उनके घर की लाइट नहीं जली। अगली सुबह अमन गायब था। 4 दिन तक उसकी कोई खबर नहीं मिली। फिर अचानक गांव से दूर एक पुरानी हवेली से बदबू आने लगी। जब पुलिस वहां पहुंची तो तहखाने में 3 बच्चों की लाशें मिली। पास ही एक कमरे में दीवार पर खून से लिखा था, मां, मैंने तुम्हारे लिए किया, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। पुलिस ने तहकीकात तेज कर दी। तभी एक और रहस्य सामने आया। उस हवेली में एक छोटा सा कमरा था जिसमें दीवारों पर मां बेटे की तस्वीरें थीं और एक डायरी मिली। डायरी में अमन ने लिखा था, जब पापा जेल में मरे तब मां ने मुझसे कहा था, इस दुनिया से बदला लेना है। ये लोग झूठ बोलते हैं, मारते हैं, छीनते हैं। तू मेरा शेर है, किसी से मत डरना। मैंने मां को खुश करने के लिए उन्हें तकलीफ दी जो हंसते थे। मां कहती थी, असली इंसान वो होता है जो दर्द समझे, बाकी तो हैवान है। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, अब मां डर गई है, मैं नहीं चाहता वो दुखी हो, इसलिए जा रहा हूं। मां, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। अमन की लाश हवेली के पीछे पेड़ से लटकती मिली। सुसाइड। कमला देवी को जब यह सब बताया गया तो उसने कोई आंसू नहीं बहाए, बस चुपचाप बैठी रही। इंस्पेक्टर देवेश ने उसे पूछा, आपने क्या उसे ऐसा करने के लिए उकसाया? कमला ने पहली बार सीधे आंखों में देखा और बोली, मैंने अपने बेटे को उस समाज से बचाना चाहा जिसने मेरे पति को मारा, मेरा सब कुछ छीन लिया। वो जो कर रहा था मैं जानती थी, पर उसे रोकना मतलब था उसे तोड़ देना, और मैं उसे टूटते हुए नहीं देख सकती थी। इंस्पेक्टर ने कहा, आपने भी जुर्म किया है, अपने बेटे की मासूमियत के खिलाफ, समाज के खिलाफ। कमला हंस दी। अगर मां की ममता को जुर्म कहते हो तो हां, मैं गुनहगार हूं। कमला को हिरासत में ले लिया गया। केस बना, मनोवैज्ञानिक शोषण, हत्या के लिए उकसाना और कानून से जानकारी छुपाना। लेकिन गांव वालों के बीच एक फुसफुसाहट अब भी तैरती है। क्या सच में अमन ने मारा या किसी और ने सब कुछ करवा दिया? मां की चुप्पी की आड़ में कमला देवी अब जिला जेल की महिला बैरक में बंद थी। उसका चेहरा शांत था, लेकिन आंखें अब भी कुछ कहती थीं, जैसे कोई अधूरी बात, कोई राज जो अब भी दबा हुआ हो। इधर केस कोर्ट में पहुंच चुका था। सरकारी वकील ने कमला पर मनोवैज्ञानिक दबाव से बेटे को हिंसा की राह पर ढकेलने का आरोप लगाया, लेकिन बचाव पक्ष ने एक नई बात रखी, शायद अमन ने हत्याएं की ही नहीं थी। ये बात पहली बार सबके सामने आई। वकील ने हवेली से मिली तस्वीरों और डायरी की हैंडराइटिंग पर सवाल उठाए। डायरी की लिखावट अमन जैसी नहीं थी। फॉरेंसिक रिपोर्ट से पता चला कि 3 बच्चों में से एक की मौत का समय ऐसा था जब अमन गांव से बाहर स्कूल के कैंप में था। फिर सवाल उठा, अगर अमन ने नहीं मारा तो फिर कौन? कमला अब भी चुप थी, लेकिन कोर्ट में जब एक पुराना गवाह आया
रघु, हवेली का पूर्व चौकीदार, तब कहानी का रुख बदल गया। रघु ने कहा, हवेली कई साल से बंद थी, लेकिन पिछले साल वहां किसी आदमी को आते जाते देखा था। रात को, लंबा कद, सफेद कपड़े, कई बार बच्चों को भी साथ लाता था, पर डर के मारे कुछ कहा नहीं। इंस्पेक्टर देवेश का शक अब और गहरा गया। उसने तहकीकात फिर से शुरू की और एक दिन पुरानी हवेली की दीवार के पीछे एक छिपा हुआ तहखाना मिला, जहां से बच्चों के कपड़े, खिलौने और कुछ दवाइयां मिली। डीएनए टेस्ट से साफ हुआ, तीनों बच्चों के शरीर पर पाए गए फाइबर अमन के नहीं, बल्कि एक और आदमी के कपड़ों से मेल खाते हैं। और वो आदमी कोई और नहीं, बल्कि गांव का ही डॉक्टर हरिराम था, जो बच्चों को मुफ्त में चेकअप के बहाने बुलाता था। वही असली दरिंदा था। अमन बस एक मोहरा बना। कमला का चेहरा जब ये सुनते हुए कैमरों के सामने आया तो पहली बार उसकी आंखों से आंसू निकले। उसने कहा, मैं जानती थी कि मेरा बेटा सब नहीं कर सकता, पर वो टूट चुका था। मैंने उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन वो राज जो मैं जानती थी, मैंने किसी से नहीं कहा। इंस्पेक्टर देवेश ने पूछा, क्या तुम जानती थी कि असली हत्यारा हरिराम है? कमला ने 4 साल बाद मानसिक पुनर्वास केंद्र की खिड़की से एक महिला हर सुबह आसमान की ओर देखती थी। उसके बाल अब पूरी तरह सफेद हो चुके थे, शरीर कमजोर हो गया था, लेकिन आंखों में अब भी वही चुप्पी थी। कमला देवी। हर दिन वो एक चिट्ठी लिखती और उसे जलाकर राख कर देती, जैसे कोई अधूरी बात ऊपर पहुंचानी हो। उसी दिन दिल्ली एयरपोर्ट पर एक लंबा दुबला पतला युवक उतरा, चेहरा झुलसा हुआ, आंखों में आग। उसके हाथ में एक पुराना टूटा हुआ लॉकेट था, जिसमें मां और बेटे की तस्वीर थी। नाम लिखा था अर्जुन सिंह, लेकिन असली नाम अमन। अमन मरा नहीं था। उस रात उसने खुद को फांसी लगाने की एक्टिंग की थी। असली मौत एक और लड़के की थी, जो उसे ढूंढते हुए हवेली पहुंचा और हादसे में मारा गया। अमन ने पुलिस को गुमराह किया, अपना चेहरा और नाम बदलकर एक एनजीओ के जरिए बाहर के देश चला गया। वहां से उसने सच्चाई की तलाश शुरू की। पता चला उसके पिता की मौत भी एक डॉक्टरी एक्सपेरिमेंट से हुई थी, जिसमें हरिराम ही शामिल था। लेकिन उस समय पुलिस ने उसे बचा लिया था और अमन के पिता को दोषी बना दिया गया था। अब अमन के पास सबूत थे, डॉक्यूमेंट्स, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स और एक गवाह, जो हरिराम के साथ इन सब में शामिल था। वापसी की रात अमन सीधे मानसिक केंद्र पहुंचा। मां के कमरे के सामने खड़ा हुआ। कमला धीरे धीरे उठी। उसकी आंखें अमन को पहचान नहीं सकी, लेकिन जब अमन ने वो लॉकेट दिखाया तो कमला फूट फूट कर रो पड़ी। तू जिंदा है। अमन ने मां को गले लगाया और कहा, मां, अब कोई नहीं बचेगा। मैं सबके गुनाह का हिसाब लाया हूं। पापा की मौत, मेरी बर्बादी और तेरी चुप्पी का बदला। अब नई लड़ाई शुरू हुई। अमन ने कोर्ट में केस दायर किया, अपने पिता की मौत, डॉक्टर हरिराम के असली नेटवर्क और गांव के उन रसूखदारों के खिलाफ जिन्होंने ये खेल चलाया। जैसे जैसे केस आगे बढ़ा, गांव के नामी लोग डरने लगे। एक एक कर गवाह सामने आए। पुलिस के कई पुराने अफसर निलंबित हुए। कमला अब पहले जैसी नहीं रही। वो कोर्ट में जाती, गवाही देती और हर बार बेटे की ओर देखकर मुस्कुराती। अब उसकी चुप्पी टूट चुकी थी। कहानी का अंत। अमन ने वो केस जीत लिया। कोर्ट ने उसके पिता को निर्दोष घोषित किया। कमला को मानसिक प्रताड़ना के लिए मुआवजा मिला और अमन को न्यायिक संरक्षण में रखा गया ताकि उसकी जान को खतरा ना हो। लेकिन अमन अब भी शांति में नहीं था। एक रात मां से बोला, मुझे अभी भी लगता है कुछ बाकी है, सब खत्म नहीं हुआ। कमला मुस्कुराई और धीरे से बोली, सच को मार सकते हैं बेटा, लेकिन मिटा नहीं सकते। अब तुझ में वो आग है जो समाज को बदल सकती है। आखिरी सीन। अमन शहर छोड़कर एक नए मिशन पर निकल चुका है। उसके पास अब हथियार नहीं, सच्चाई है। वो बच्चों के लिए एक सुरक्षा संस्था चलाता है, जो उन बच्चों को बचाती है जो शोषण का शिकार हुए हैं। लेकिन उसकी कहानी अब भी खत्म नहीं हुई। मां की चुप्पी अब बेटे की आवाज बन चुकी है। नई दिल्ली, 1 साल बाद, एक पुराने भवन में नई सुबह फाउंडेशन नाम की एक संस्था चल रही थी। अमन इसकी नींव था। वो अब मासूम बच्चों के अधिकारों के लिए लड़ रहा था, उन्हें मेडिकल शोषण, मानसिक हिंसा और अवैध प्रयोगों से बचा रहा था। पर आज का दिन अलग था। उसे एक फाइल मिली जिसमें दर्ज थे देश के अलग अलग राज्यों में डॉक्टरों द्वारा चलाए जा रहे अवैध बायो एक्सपेरिमेंट्स के केस, जिनमें अनाथ बच्चों को टारगेट किया जाता था। एक नाम फिर उभर कर आया, हरिराम का भाई डॉक्टर रघुवीर,
वो अब एक बड़ी मेडिकल रिसर्च कंपनी का डायरेक्टर बन चुका था और इसी के नाम पर बच्चों पर ड्रग ट्रायल करवा रहा था। अमन ने मां कमला से पूछा, क्या मैं फिर वही रास्ता चुनूं मां, जहां कोई नियम नहीं, बस आग है? कमला ने जवाब दिया, इस बार आग अकेले मत जलाना बेटा, अब आवाज बनकर जाओ। तुम्हारा सच अब सिर्फ तेरा नहीं, हजारों बच्चों का है। योजना शुरू होती है। अमन ने एक डिजिटल वॉर रूम तैयार किया। उसके साथ अब वकील, साइबर एक्सपर्ट्स और एक पूर्व पुलिस अफसर भी जुड़ चुके थे। उन्होंने एक गुप्त मिशन चलाया, ऑपरेशन सत्य। इस मिशन के जरिए वे डॉन रघुवीर की कंपनी में एक अंडरकवर जर्नलिस्ट को भेजते हैं, नेहा, जो खुद एक यतीम थी और अमन की संस्था की सदस्य भी। नेहा की रिपोर्ट से सामने आता है कि एक सीक्रेट लैब में 24 बच्चों को अवैध दवाएं दी जा रही हैं, जिससे उनके शरीर में न्यूरोलॉजिकल डैमेज हो रहा है। अमन अब सिर्फ एक फाउंडेशन हेड नहीं था, वो अब सिस्टम का दुश्मन था। उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, मीडिया को वीडियो फुटेज और डॉक्यूमेंट्स सौंपे। अगले ही दिन देश भर में बवाल मच गया। लेकिन रघुवीर और उसकी कंपनी ने अमन पर 100 करोड़ की मानहानि का केस कर दिया। पुलिस ने अमन को गिरफ्तार कर लिया। कमला एक बार फिर टूटती नजर आई, बट नहीं, इस बार वो रोई नहीं। उसने कोर्ट में खड़े होकर कहा, जिस बेटे को ये देश पागल समझता था, आज वही इस देश की आंखें खोल रहा है। अगर इस आवाज को दबाया गया तो हम सब गूंगे हो जाएंगे। फैसले का दिन। कोर्ट ने डॉक्यूमेंट्स और अंडरकवर वीडियो को वैध मानते हुए अमन को निर्दोष घोषित किया और रघुवीर को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। सरकार ने ऑपरेशन सत्य को पूरे देश में लागू कर दिया और हजारों अनाथ बच्चों को सुरक्षा मुहैया कराई गई। अंतिम दृश्य। अमन एक मंच पर खड़ा है, उसके पीछे एक बड़ी स्क्रीन पर लिखा है, अब न कोई मां चुप रहेगी, न कोई बेटा अकेला लड़ेगा। कमला सामने बैठी मुस्कुरा रही थी। भीड़ में बच्चों की हंसी गूंज रही थी और अमन अब सिर्फ एक बेटा नहीं था, वो एक क्रांति बन चुका था।